तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो ब्लॉग्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग मेनली जानेंगे कि जो ओला का नया निकला है S1 Pro का जनरेशन 2 या फिर ओला S1 एयर बोलिए, कुछ भी बोलिए, जिसका जनरेशन 2 का नया प्लेटफॉर्म निकला है, तो उसका कुछ खामियां और कुछ अच्छाई हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलते रहे। मूवओएस 4 जो निकला है उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बना लिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख ज़रूर लेना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खामियां से स्टार्ट करेंगे कि क्या डिफरेंस आया है जो अच्छा नहीं है ओला S1 Pro में अपना जेन 2 में। तो सबसे पहला खामी जो मेरे को लग रहा है वो है ओला का जो जेन 2 है उसमें मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है, और जो जनरेशन 1 है उसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है। तो ये मैंने ओला का ऐप के अंदर जाके फुल स्पेक्स देखा, वहां पर लिखा हुआ है सिर्फ डिस्क, और S1 Pro जो जेन 1 है उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोलिक डिस्क। तो आप कुछ भी गूगल कर लीजिए, कहीं भी चल जाइए, आपको ये दिख ही जाएगा कि हाइड्रोलिक डिस्क हमेशा अच्छा होता है मैकेनिकल डिस्क से। तो क्या डिफरेंस है? हाइड्रोलिक डिस्क में एक फ्लूइड रहता है जो कि यूनिफॉर्मली कंप्रेस होता है और आपको एक यूनिफॉर्मिटी देता है, जिसके वजह से आपको ब्रेक में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना रहता है, और ब्रेक भी अच्छे से काम करता है यूनिफॉर्मली, मतलब कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा अगर उसका फ्लूइड ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे जो मैकेनिकल डिस्क है उसमें क्या होता है कि तार वगैरह रहता है, तो वेयर एंड टियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये ओला का भी एक स्ट्रेटेजिक शायद मूव है कि वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, अगर खराबी होगा तो आपको अपना उसका ओला का सर्विस केयर में लेके जाना पड़ेगा, और फिर वो मोटा पैसा चार्ज करने वाला है। तो ये था पहला खामी जो मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा कि ऐसा नहीं करना था, क्योंकि ओला ने स्कूटी का दाम लगभग 8 से 9 हज़ार बढ़ा दिया है बेस प्राइस, एक शोरूम प्राइस, और उसके बाद और भी चार्जेस तो लगेगा ही। तो अब पहले जो 1,50,000 52,000 में आ जाता था उसका दाम अभी लगभग आपको 1,65 पड़ ही जाएगा। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट है रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन साइज में तो कुछ इफेक्ट आया नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है पहले वो था 1280 इंटू 768 का रेजोल्यूशन, और नए वाले में हो गया है 800 इंटू 480 का। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन का भी डिफरेंस आया है। तो इन जनरल मैं जब लॉन्ग ट्रिप में जाता हूँ या फिर सनी डे में निकलता हूँ तो 1280 इंटू 768 रेजोल्यूशन का भी जो स्क्रीन रहता है ना, उसमें भी आपको धूप की वजह से ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं है। तो अगर उसका रेजोल्यूशन और घट गया है तो इसमें और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन केस आप लॉन्ग टूर वगैरह में निकलते हो, या फिर समर सीजन में जहाँ, या फिर विंटर में भी जब धूप आपके सिर के ऊपर रहता है दोपहर के टाइम में अगर आप चला रहे हो, तो आपको स्क्रीन का जो डिटेल्स है वो थोड़ा कम दिख सकता है। तो ये था सेकंड डिफरेंस जो कि फिर कॉस्ट कटिंग की तरफ ही जा रहा है। तो आते हैं थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड है। तो अगर हम लोग देखें जो एक्चुअल ग्राउंड क्लियरेंस था अपना ओला S1 Pro जेन 1 में, वो 165 मिलीमीटर का था, और नए वाले में हो गया 160 मिलीमीटर। तो जितने ओला का एग्जिस्टिंग यूज़र है और जो लोग डबल स्टैंड लगाए वो लोग समझ पाएंगे अच्छे से कि इन जनरल अगर आप बम्पर वगैरह में जा रहे हो तो ऑलरेडी वो जो डबल स्टैंड है वो सट जाता था अगर थोड़ा बम्पर ऊंचा है तो अब ग्राउंड क्लियरेंस घटने के कारण ये और एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकता है कि आप निकले हो और डबल स्टैंड लगा हुआ है, तो आप इन जनरल जो ट्रैवल करते हो, कम्यूट करते हो, उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये पॉइंट था, और इसके साथ इंटरलिंक दूसरा जो पॉइंट मैं बोल रहा था वो है सीट हाइट। तो सीट हाइट आप अगर देखो ऑन द कॉन्ट्रेरी 800 मिलीमीटर था ओला S1 Pro जेन 1 में, जो कि 805 मिलीमीटर हो गया है ओला S1 जेन 2 में। तो अगर आपका हाइट थोड़ा सा छोटा है तो फिर आपको ये सोचना ज़रूर चाहिए कि आप ओला S1 Pro लो या ना लो, क्योंकि हाइट बढ़ने के कारण आपको इन जनरल थोड़ा, अगर आप चला रहे हो सिटी वगैरह में तो आपको पैर तो रखना ही पड़ेगा नीचे। तो अगर आपका पैर अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो फिर गिरने का चांसेस बढ़ रहा है, और आप गिरोगे तो आपको लगभग 5,000 का चूना लगेगा ही, क्योंकि ओला का जो बिल्ड क्वालिटी है वो वैसा ही है और डिग्रेड हो गया है। तो ये दो चीज़ थे जो इंटरलिंक थे, और मैं इसको थोड़ा एम्फोसाइज दे रहा था ताकि आप लोग डिसीजन ले सको अच्छे से। तो चलिए अब जाते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट में। तो कंटिन्यूस पीक पावर है, पीक पावर तो नहीं, जो कंटिन्यूस मोटर पावर है
वो पहले था 5.5 किलोवाट का, जो कि घटा के 5 किलोवाट कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ है, ये भी थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको थोड़ा परफॉर्मेंस इम्पैक्ट मिल सकता है। ये लोग का टॉप स्पीड वगैरह तो बढ़ा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर आप सोचोगे तो इसमें परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा आपको अगर लॉन्ग टूर वगैरह में जा रहे हो। तो जैसे इनिशियल पिकअप तो बढ़ा है, लेकिन बीच में जो आप यूनिफॉर्म एक्सलरेशन या फिर वैसा पॉइंट में अगर आ जाओगे तो फिर आपको थोड़ा कंटिन्यूस पीक पावर का क्योंकि घट गया है 0.5 किलोवाट, मतलब कि आप 500 वाट पकड़ लो, तो उसमें एक चीज़ है कि आपको पावर का थोड़ा कमी महसूस हो सके। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है इसका वेट। तो ओला जो स्कूटी है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट, क्या वो फास्टेस्ट स्कूटी है, मतलब कि यामाहा एरोक्स को भी अब अगर बगल में खड़ा कर दोगे तो ओला उससे पहले ही निकलता है। तो 116 किलोमीटर स्पीड था जेन 1 में टॉप स्पीड, और अभी जेन 2 में वो हो गया 120 किलोमीटर का, लेकिन वेट 5 किलो घटा दिया गया है जेन 2 में। तो यहाँ पर भी एक कैच है कि अगर आपको स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्कूटी का एक वेट के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना कि कैसा वो परफॉर्मेंस देगा, कैसा बैलेंस रहेगा। तो वो जो 5 किलो घटा है वो बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये 5 किलो की वजह से ना थोड़ा बैलेंस इम्पैक्ट भी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ नेगेटिव्स है जो शायद ही आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो एक और नेगेटिव पॉइंट जो है वो मैं फिलहाल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो तो फाइनली पता चलेगा जब हम लोग उसका एक्चुअल जेन 2 का टेस्ट ड्राइव करेंगे। तो ये है बेल्ट साउंड का। तो मेरे को ये 99.99% श्योरिटी लग रहा है कि जो बेल्ट का जो साउंड होगा वो जेन 2 में ज़्यादा होगा कंपेयर टू जेन 1, क्योंकि जो मैंने वीडियो वगैरह देखा है तो वहाँ पर जो नया चेंजेस किया गया मोटर में या फिर शॉक एब्जॉर्बर में, उसके वजह से बेल्ट का जो गार्ड है, जो पूरा पहले कवर्ड रहता था वो अभी पूरा कवर्ड नहीं है। तो इसके वजह से साउंड ज़रूर ज़्यादा होगा अब बेल्ट का साउंड, क्योंकि मैंने सिमिलर चीज़ देखा है एथर में। क्योंकि एथर का जो बेल्ट है वो पूरा कवर्ड नहीं है, तो उसका साउंड बहुत ही ज़्यादा होता है, और काइंड ऑफ टोटो जो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, उसके जैसा आवाज़ करता है। तो वो बहुत ही इरिटेटिंग एक चीज़ होने वाला है कि आप इतने पैसे से स्कूटी खरीद रहे हो और आपको एक इरिटेटिंग सा साउंड सुनाई देगा हमेशा। तो वो मैं 99.99% बोल सकता हूँ कि साउंड बढ़ने वाला है बेल्ट का, आप लोग ओवरलुक कर दिए होंगे। तो इसीलिए मैं इसको पहले एम्फेसाइज कर रहा था कि ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या खामियां हैं और क्या कॉस्ट कटिंग किया है ओला ने बहुत चालाकी से, जिस पे आप लोगों को नजर भी नहीं जाएगा। तो ये थे कुछ नेगेटिव्स। अब आते हैं पॉजिटिव्स। तो पॉजिटिव्स जो है वो अगर देखोगे तो बहुत सारे हैं। तो पहली बार टॉप स्पीड, अगर आप स्पीड के शौकीन हो तो 120 किलोमीटर पर आवर ओला अगर क्लेम कर रहा है तो मिल ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियसली 116 किलोमीटर का था तो वो मैं खुद चला चुका हूँ। तो 4 किलोमीटर बढ़ ही जाएगा। तो एक टॉप स्पीड बढ़ा दिया गया है। एक है पीक पावर, अगर आप पीक पावर देखो तो वो कितना 11 किलोवाट हो गया है 8.5 किलोवाट से। तो यहाँ पर भी इसीलिए इतने इंस्टेंट एक्सलेशन वगैरह जो आपको मिल जाता है वो मिल जाएगा। और पीक पावर बढ़ने के कारण जो टॉर्क वगैरह है उसमें भी इफेक्ट होगा। तो लगभग ओला क्लेम करता है कि 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहता है। तो 58 न्यूटन मीटर बहुत होता है स्कूटी के लिए। आप कोई भी स्कूटी पकड़ लो इस सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक स्कूटी स्पेशली, इतना टॉर्क नहीं रहता है। फिर आपको मिल जाएगा फ्लैट बोर्ड। तो ये बहुत सारे लोगों का था नेगेटिव पॉइंट कि वहाँ पर अब अगर जो जहाँ पैर रखते हैं हम लोग फ्लैट बोर्ड में, वहाँ पर सिलेंडर वगैरह नहीं रख पाओगे, सामान अच्छे से नहीं रख पाते हो, तो उसको फ्लैट कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी जिन लोगों को प्रॉब्लम था या फिर जिन लोग इस रीज़न की वजह से नहीं जा रहे थे, ओला ओला S1 प्रो को नहीं खरीद रहे थे, तो उन लोग के लिए खुशखबरी ये है कि वो फ्लैट बोर्ड हो गया है। तो अब आपको अगर सामान लेके जाना है, आप अगर दुकान चलाते हो, आप कंटिन्यूस सामान ट्रैवल करवाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको अब वो दिक्कत नहीं आने वाला है। तो अब आते हैं अगले पॉजिटिव्स में। तो अगला पॉजिटिव है रेंज। तो आप लोग अभी तक जान ही गए होंगे कि जो सर्टिफाइड रेंज है वो 181 किलोमीटर से 195 किलोमीटर हो चुका है।
तो जो रेंज ओला क्लेम करता है इन जनरल अपना कुछ क्राइटेरिया के साथ, वो काइंड ऑफ 5% अप डाउन होता है। अप तो नहीं होता है, 5% डाउन होता है। तो आप अगर देखो तो ओला क्लेम कर रहा है कि अराउंड 180 किलोमीटर आपको इको मोड में मिल ही जाएगा, जो कि पहले 170 किलोमीटर था। तो 180 की जगह अब आपको इजीली 170 किलोमीटर तो इको मोड में मिलने वाला है, पहला चीज़। नॉर्मल मोड में जो 135 किलोमीटर था वो 143 क्लेम हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको 130 से 135 किलोमीटर नॉर्मल मोड में रेंज निकल जाएगा। तो ये था रेंज के बारे में कि रेंज तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और होगा भी क्यों नहीं। मोटर पावरफुल हो चुका है, आप मोटर का पावर घटा दिए हो, आप गाड़ी का वेट घटा दिए हो, तो वो तो होना ही था। तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद जो ग्रैब रेल है पीछे जो पकड़ के लोग बैठते हैं, वो तो ऐसे ऐसे हिलता था जेन 1 में, तो उसको डिमॉडिफाई कर दिया गया, और अभी का जो ग्रैब रेल है वो बहुत ही एनहांस्ड है और बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये भी एक चेंज पॉजिटिव की तरफ है। बाकी अगर आप देखो फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स का जो डिफरेंस है वो तो शायद ही कुछ रहे, क्योंकि वो सेम अपडेट ओला S1 प्रो जेन 1 में भी आएगा, जेन 2 में भी आएगा। तो फीचर वाइज तो दोनों सेम सेम ही रहेगा, सेम बोर्ड में ही रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन एक और मेजर चेंज है, जो कि है ओला ने अपना इंजीनियरिंग मार्वल जो यूज़ किया है, जितना अच्छा वो लोग टेक्नोलॉजी निकाल दिया है, इतना R&D किए हैं कि अब उसका जो पार्ट्स है वो 17 से 5 में आ गया। जो एक्चुअल पार्ट्स यूजेबल पार्ट्स एवरीडे मूवमेंट में ज़रूरत पड़ता है ओला को, तो वो 17 से 5 में है। तो ये शायद सबको ही पता है कि जितना पार्ट्स कम उतना मेंटेनेंस कम, उतना झमेला कम, जैसे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच में होता है। तो यहाँ पार्ट्स बहुत कम हो गया है, तो इसके वजह से आपको शायद ओला का सर्विस सेंटर का चक्कर बहुत ही कम मारना पड़े अगले बार से। ये एक चीज़ था। बाकी बहुत सारे लोग वीडियो में देखे ही हैं। बाकी लोग रोड में अगर निकलते हैं तो पूछते भी हैं लोगों से जिसके पास ओला, जो ओला S1 प्रो का ओनर है, कि आग लग जाता है आप क्यों खरीदे हो। तो यहाँ पर भी ओला ने एक बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट किया है। जो थर्मल जो पूरा हीटिंग सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम का पूरा एनहेंसमेंट हो चुका है। तो अब से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है। अराउंड 25% लेस हीटिंग होगा, या और उसका ट्रैकिंग भी बढ़ा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें थे पॉजिटिव साइड में। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो हाँ, मतलब कि ओला S1 प्रो जेन 2 अच्छा हुआ है, पहले से तो ऑब्वियसली अच्छा हुआ है। लेकिन जो कॉस्ट कटिंग के चीज़ें हैं, और उसके कंपेयर्ड में अगर आप प्राइस देखो बढ़ा दिया गया है, तो ये उतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉस्ट कटिंग ज़रूरत था कि नहीं। मेनली ओला को जो लाइनअप है, या फिर ओला का जो अभी करेंट मार्केट कैप्चर है, सब कुछ है, उसको अगर आप सोचो, अगर वो लोग आफ्टर सेल्स अच्छा परफॉर्म, अच्छा सर्विस दे दे, तो ओला का तो कोई मैच नहीं है इलेक्ट्रिक सेगमेंट, एटलीस्ट टू व्हीलर सेगमेंट में। तो ये सब नहीं करके अगर वो जो पॉजिटिव्स थे वो पॉजिटिव्स को रख के उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करते, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। तो मेरे से अगर आप पूछोगे कि फिलहाल मेरे को चाहिए ओला S1 प्रो, जल्दबाजी में खरीदना है, तो आप अगर आपको जल्दबाजी में खरीदना है, तो आपको अगर फ्लैट बोर्ड नहीं चाहिए, फ्लैट फुटरेस्ट नहीं चाहिए, तो आप ओला S1 प्रो जेन 1 में ही जाओ। क्योंकि उसमें शायद आपको थोड़ा रेंज कम मिले, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 किलोमीटर का। लेकिन उसमें जो सामान है, उसमें जो एक्चुअल चीज़ें, मतलब कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक बोलो, ये सब बोलो, ग्राउंड क्लियरेंस बोलो, वो सब में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है लॉन्ग रन में, जो कि जेन 2 में थोड़ा सा खामी है। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो, और अगर आपको जल्दबाजी है नहीं, आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, आपको फ्लैट फुट रेस्ट चाहिए, अगर ये सब आप देख रहे हो, तो फिर जेन 2 भी प्रेफरेबल है। एक दो मंथ रुक सकते हो तो ये था ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन ओला S1 प्रो जेन 1 एंड जेन 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी ऐसे और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।